Okay. Good morning, everyone, once again. Yesterday we finished SA 240 in detail. थोड़ा बहुत घर जाके पढ़ाई किया क्या आपने? 240 बहुत वास्ट था. I hope आपने पढ़ा होगा. बराबर है? चलो आगे बढ़ते हैं. Notebooks given next heading SA 250. This is a auditing standard जो इतना डिटेल में इंटरमीडिएट में डिस्कस नहीं होता है, but at a final level it's in extreme detail. SA 250. The name is Consideration of laws and regulations in the audit of financial statements. Consideration of laws and regulations in the audit of financial statements. Consideration of laws and regulations in the audit of financial statements. अच्छा स्टैंडर्ड है. लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू फर्स्ट पूरे स्टैंडर्ड का, ताकि आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आए, फिर हम हमारा डिटेल्ड डिस्कशन शुरू करेंगे. देखो 250 क्या बोलता है. लुक एट द नेम, कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस. अब देखो, when you talk about a business organization, हमारे पास में n number of laws and regulations applicable हैं. तो सर सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है? Who is responsible to ensure कि हमारे कंपनी के अंदर या हमारे बिजनेस के अंदर जितने भी applicable laws and regulations है उनका compliance हो रहा है? ये responsibility obviously रहेगा मैनेजमेंट का along with TCWG. They have to ensure that when they are running a business, जो भी applicable laws and regulations रहेंगे वो उन्होंने आइडेंटिफाई करने चाहिए, एक प्रोसेस लगा के बराबर से कंप्लाई करना चाहिए. तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली किसका रहने वाला है? मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी का रहेगा. तो क्वेश्चन ये बनता है, ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड इन सब चीजों का इंपैक्ट उसके रिपोर्ट पे कैसे आएगा. तो 250 इज गोइंग टू गाइड अस दैट व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर रिगार्डिंग लॉज एंड रेगुलेशंस जिनका कंप्लायंस उस कंपनी को करना है जिसका मैं स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहा हूं. क्या लगता है आपको, क्या ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इवैल्यूएट वेदर कंपनी हैज कंप्लाइड विद लॉज एंड रेगुलेशंस? ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके सबसे फॉर ऑल द लॉज एंड रेगुलेशंस. देखो अब कंपनी के तो कितने सारे लॉज एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल रहेंगे. देखो बहुत सारे कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट कराए बिना बिजनेस शुरू नहीं कर सकते हैं, लाइसेंसेस के बिना बिजनेस शुरू नहीं कर सकते हैं, एमआईडीसी वगैरह में रहेंगे, उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे, फिर अपने एनवायरमेंटल लॉज हो गए, फिर आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के हिसाब से कुछ रिक्वायरमेंट्स हो जाएंगे, फिर आपके मेडिकल एंड हेल्थ पर्सपेक्टिव से बहुत सारे लॉज हो जाएंगे, मिनिमम वेजेस एक्ट आ जाएगा. मतलब अगर आप देखेंगे पीएफ का पेमेंट करने के लिए एक्ट आ जाएगा. मतलब n नंबर ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन व्हेन यू थिंक अबाउट अ बिजनेस इन इंडिया. एंड ऐसा भी नहीं है ना कि एक ही बंदे को हायर किया वो सारे काम भी कर लेगा आइडियली. कुछ कुछ लॉज ऐसे रहेंगे जिनके लिए हमको स्पेसिफाइड लोगों को भी हायर करना पड़ेगा आइडियली. तो सर एज अ कंपनी हमारे लिए बहुत सारे लॉज एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल है. ऑडिटर के लिए कितना रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये समझना बहुत जरूरी है. क्या आपको लगता है सारे लॉज एंड रेगुलेशंस के लिए हमने कंप्लायंस देखना चाहिए एज अ ऑडिटर? ये देखना चाहिए. तो कौन से वाले देखना चाहिए, कौन से वाले नहीं देखना चाहिए, कैसे डिसाइड करेंगे? अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंपैक्ट करते हैं तो हमें इंटरेस्टेड रहना चाहिए. इफ दे नॉट इंपैक्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरेस्टेड नहीं रहना चाहिए. ऐसा बोल रहे हो तुम? रिप्रेजेंटेशन लेटर ले लो, मतलब काम मत करो ना. डब्ल्यूआर ले लो, मतलब इसका मतलब यही है काम नहीं करने का है. से रिटन रिप्रेजेंटेशन समझ गए अपने को. इट इज एन ऑडिट एविडेंस बट इट इज नॉट सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट. कुछ नहीं, मैनेजमेंट से लिखवा के लेना होता है. क्या लगता है बाकी अदर लॉस को छोड़ देने का? इंटरनल ऑडिटर काम कर लेगा, उसका रिपोर्ट ले लेने का. अच्छा देखो इतना आसान डिसीजन नहीं है. स्टैंडर्ड खुद भी कंफ्यूज्ड है. हालांकि है उसमें क्लैरिटी कि अदर लॉस के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट आपको पता चलेगा वहां पे थोड़ा लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इसके लिए हमको पहले 250 थोड़ा मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना पड़ेगा, फिर थोड़ा ऑडिटर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको कंक्लूजन तक आना पड़ेगा. लेट मी गिव यू एन कंप्लीट ओवरव्यू नाउ. अब मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, आपको पूरा ओवरव्यू देता हूं एक बार के लिए, फिर हम लॉजिकल तरीके से ऐसे को डिस्कस करेंगे. देखो सर, टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी, जितने भी लॉज एंड रेगुलेशंस है उनका कंप्लायंस होना चाहिए. ये सबसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका ही है. तो उन्होंने क्या करना चाहिए, एक प्रॉपर प्रोसेस बनाना चाहिए जिससे एक बिजनेस के लिए जो भी एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस है पहले वो आइडेंटिफाई हो. आइडेंटिफाई होने के बाद में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों को असाइन करना चाहिए. दैट लेट्स से फॉर कंप्लायंस ऑफ पीएफ एक्स इज रिस्पॉन्सिबल, फॉर कंप्लायंस ऑफ टीडीएस जीएसटी एंड ऑल लेट्स से वाई इज रिस्पॉन्सिबल, फॉर कंप्लायंसेस ऑफ लेट्स से एनवायरमेंटल लॉज हमने कंसल्टेंट को हायर किया होगा. मतलब
एक प्रॉपर मैकेनिज्म बिल्ड करो, कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा और कैसे इंश्योर किया जाएगा कि हम ये सारे लॉज एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई करते हैं। ऐसा प्रोसेस बनाने का काम कंपनी के मैनेजमेंट का है अलोंग विद टीसीडब्ल्यूजी। उन्होंने रादर एक ऐसा एनवायरमेंट भी बिल्ड करना चाहिए। देखो, लॉज एंड रेगुलेशंस का नॉन कंप्लायंस कब होगा? जब हमारे एम्प्लॉय को कंप्लाई करना ये पता ही नहीं होगा। डोंट यू थिंक हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारे एम्प्लॉयज को भी ट्रेन रखना पड़ेगा दैट दीज आर द लॉज एंड रेगुलेशंस, आपको ऐसे कंप्लायंस करना है, नॉन कंप्लायंस किया तो कैसे आपको पीनलाइज किया जाएगा। एक ऐसा एनवायरमेंट बिल्ड करना भी बहुत जरूरी है। तो मतलब मैनेजमेंट का बहुत मेजर रोल है इसके अंदर टू इंश्योर कैसे कंपनी इंश्योर करेगा कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। सो थोड़ा डिस्कशन मैनेजमेंट के ऊपर होगा, वो कैसे ये डिजाइन करेगा। आज तक आईसीआई ने 250 पे जब क्वेश्चन पूछा है वो ऑडिटर के ऊपर कम पूछा है, मैनेजमेंट पे ज्यादा पूछा है। मैं आपको बता रहा हूं, जब भी 250 डिटेल में नहीं भी था आपके मॉड्यूल्स के अंदर, फिर भी आईसीआई का ये फेवरेट क्वेश्चन था। आप कंपनी के नए सीएफओ हैं या कंपनी के लेट्स से फाइनेंस डायरेक्टर के अंडर काम करने वाले एक एग्जीक्यूटिव रहेंगे, आप क्या इंश्योर करोगे और कैसे इंश्योर करोगे कि कंपनी में लॉज एंड रेगुलेशंस का कंप्लायंस होता है? हाउ विल यू इंश्योर दिस? मतलब इस तरीके का क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आईसीआई ने फाइनल में पूछा है फ्रॉम ऐसे 250। ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। दिस इज वन पार्ट, दिस इज अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। अब आता है ऑडिटर का बात। ये इन्होंने क्या किया, लॉस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कितने कैटेगरी में डिवाइड कर दिया? दो कैटेगरी में। एक ऐसे कैटेगरी के लॉज जिनका एक्चुअली में डायरेक्ट इफेक्ट आता है ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या आता है? डायरेक्ट इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स लॉज, लेबर लॉज, मतलब जिनका नॉन कंप्लायंस होकर डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इफेक्ट क्या है? विजिबल है। उन लॉज के रिगार्डिंग आपका डिटेल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ ऑडिटर। आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा, डिटेल में प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे, कंप्लायंसेस को चेक करना पड़ेगा और फिर कंक्लूड करना पड़ेगा। तो मतलब देयर आर लॉज व्हिच मे हैव पोटेंशियली डायरेक्ट इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उनके रिगार्डिंग ऑडिटर का डिटेल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना ही पड़ेगा। बट देन देयर आर अदर लॉज जिनका डायरेक्ट इफेक्ट इनके हिसाब से नहीं आएगा ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बट एक बात इंपॉर्टेंट बोलता है, मतलब सर इसके हिसाब से ब्रॉडर आप चाहो तो दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। ऐसे लॉज विच हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड दूसरा है अदर लॉज जिनका डायरेक्ट इफेक्ट शायद नहीं आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, बट ये लॉज ना उनके हिसाब से आपके बिजनेस को रन करने के लिए फंडामेंटल है। दे आर फंडामेंटल टू रन द बिजनेस। मतलब सर इनके बिना शायद आप बिजनेस को रन नहीं कर पाओगे। एक बात सोचो, एनवायरमेंटल लॉस का नॉन कंप्लायंस किया, बिजनेस आगे बंद करा देंगे। बिना लाइसेंस या परमिट के कोई बिजनेस चलाया, बिजनेस ही बंद कर देंगे। मैं नहीं बोल रहा हूं इसका डायरेक्ट इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इमीडिएटली आएगा। ऑब्वियसली नॉन कंप्लायंस करोगे, पेनल्टी लगाएगा, बिजनेस बंद होगा, तो इनडायरेक्टली तो इफेक्ट आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं बोलते इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इफेक्ट नहीं आता है, बट ऐसा बोलते हैं इनका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं विजिबल है कि इसकी वजह से इमीडिएटली ऐसा हो जाएगा। मतलब दीज आर माय अदर लॉज। इनके रिगार्डिंग ऑडिटर का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये गलत होगा बोलना। तो यहां पर उन्होंने क्या बोला है, इधर भी ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है पर थोड़ा लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ स्पेसिफाइड प्रोसीजर ही लगाने का है, रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्वियसली ऑब्टेन करना है, बट सर साथ साथ में ये भी थोड़ा इंक्वायरीज वगैरह करना है कि इन अदर लॉस की वजह से कोई बहुत सिग्निफिकेंट नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं आ रहा है मेरे बिजनेस पे। मतलब अप टू सम एक्सटेंट मुझे ये लॉस भी चेक करने होते हैं। मतलब सर दोनों लॉस के रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, इसके रिगार्डिंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई नीड टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। एंड इन लॉस के रिगार्डिंग ना थोड़ा लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ स्पेसिफाइड प्रोसीजर ही लगाने हैं, डब्ल्यूआर ही ऑब्टेन करना है, इंक्वायरीज ही लगाना है। मतलब यहां पर बहुत डिटेल में चेकिंग करना शायद प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऑडिटर ने 250 के अंदर ऐसा लिख के ही दे दिया है कि आपका थोड़ा लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा रिगार्डिंग अदर लॉज। अब सर जब हम ये प्रोसीजर्स लगाएंगे, अगर हमें नॉन कंप्लायंस मिलता है तो क्या करेंगे, या लगता है सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस हो सकता है, तो उसका इंपैक्ट ऑडिट रिपोर्ट पे क्या आएगा? ये आएगा मेरा थर्ड स्टेज, दैट इज इफेक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट। मतलब पूरे ऐसे में मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी,
ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इफेक्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑन ऑडिट रिपोर्ट, 3 पार्ट्स में पूरे ऐसे का डिस्कशन होगा। और छोटी मोटी चीजें हैं आइडियली जो डिस्कस करेंगे, बट ये 3 मेजर पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन है 250 के अंदर। समझा क्या मतलब सर? 250 का नाम क्या है? कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन। पहले किसके ऊपर डिस्कशन होगा? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। फिर किस पर डिस्कशन होगा? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। उसके लिए लॉज को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, दोनों का अलग अलग डिस्कशन होगा। और फिर अगर नॉन कंप्लायंस मिलता है या लगता है नॉन कंप्लायंस हो सकता है, तो उसका रिपोर्ट पे क्या इंपैक्ट आएगा उस पर डिस्कशन होगा। ये 3 ब्रॉडर फेजेस हैं अंडर एसए 250। इज दिस क्लियर टू यू? एक एक करके डिस्कशन शुरू करें, स्लोली स्लोली आराम से। देखो अच्छा स्टैंडर्ड है, वेरी गुड एरिया फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे आज तक नहीं बनाए गए हैं। हो सकता है नए सिलेबस में पहली बार मॉड्यूल में डिटेल में लिखा है, अच्छे क्वेश्चंस आ ही जाए, इसलिए हमको अच्छे से डिस्कस करना चाहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। In your modules, come to page number 2.19, SA 250. Are you there? Let's start with directly important चीज पे डिस्कशन करते हैं। इफेक्ट ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस ऑन फाइनेंशियल, ये स्कोप वगैरह पढ़ाएंगे आपको वापस से। इन द एंड व्हेन वी कम हियर यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी इजीली। अभी सीधा डायरेक्टली दिमाग लगाते हैं। इफेक्ट ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटिटी। एक इंट्रोडक्शन दिया है, पेज नंबर 2.19। आर यू देयर? देखो सर, एक लॉ या रेगुलेशन का कितना इफेक्ट आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, ये बोलना मुश्किल है। हर लॉ या रेगुलेशन का इफेक्ट अलग अलग हो सकता है। देखो कुछ प्रोविजंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस में हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि भाई इसका नॉन कंप्लायंस किया तो अमाउंट में ही विजिबल है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या हो जाएगा, मटीरियल में स्टेटमेंट हो जाएगा। व्हाइल देयर कैन बी अदर लॉज एंड रेगुलेशंस जिनका शायद डायरेक्ट इफेक्ट नहीं आएगा, बट शायद वो लोग बिजनेस कंडक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। मतलब क्या आपको इंट्रोडक्शन दे रहा है दैट इन जनरल लॉज 2 कैटेगरी के हो सकते हैं, एक जिनका डायरेक्ट इफेक्ट आएगा ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दूसरा जिनका शायद डायरेक्ट इफेक्ट नहीं आएगा बट वो बिजनेस करने के लिए क्या रहेंगे, एसेंशियल रहेंगे। क्लासिक एग्जांपल इज एनवायरमेंटल लॉज। इनके बिना बिजनेस के लाइसेंसेस, परमिट्स, एनवायरमेंटल लॉज, इनके बिना आप बिजनेस नहीं कर सकते हो। हालांकि डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कोई इंपैक्ट आएगा ऐसा लॉ में नहीं बोला है। जब आपको पेनलाइज किया जाएगा, पेनल्टी लगाएंगे, तो उसका इंपैक्ट हमारे बुक्स में शायद आ सकता है। इस तरीके से 2 ब्रॉडर लॉज हैं। 2 मिनट स्पेंड कीजिए, एक बार इंट्रोडक्शन वापस से पढ़िए। ये अभी भी इंट्रोडक्शन है कि सर देयर कैन बी पोटेंशियली 2 कैटेगरी ऑफ लॉज एज पर एसए 250। बराबर है? आगे देखो सर, ऑब्वियसली नॉन कंप्लायंस विथ एनी ऑफ द लॉज एंड रेगुलेशंस विल रिजल्ट इन फाइन्स, लिटिगेशंस एंड अदर कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द बिजनेस, जिसका क्या हो सकता है, मटीरियल इफेक्ट। ऑब्वियसली कोई भी नॉन कंप्लायंस होगा उसका इंपैक्ट तो मेरे बिजनेस के ऊपर और मेरे फाइनेंशियल्स पे आने ही वाला है। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है पूरा का पूरा। दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन कि भाई आने वाले 250 के डिस्कशन में शायद 2 कैटेगरी के लॉज आएंगे। एक जिसका डायरेक्ट इफेक्ट जनरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे विजिबली देखा जा सकता है, दूसरा जिसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं आएगा बट वो बिजनेस कंडक्ट करने के लिए शायद एसेंशियल हो सकता है। इन दोनों पे डिटेल्ड डिस्कशन ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आएगा। अभी शुरुआत करते हैं पहले मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। किससे शुरुआत करते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। अब पूरा डिस्कशन सिर्फ मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। ढंग से सुनना। प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई लॉज एंड रेगुलेशंस कंप्लाई करने हैं, ये आइडेंटिफाई करना एंड कंप्लायंस करना किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट का। ऑडिटर नॉन कंप्लायंस प्रिवेंट नहीं कर सकता है। ऑडिटर इज नॉट रनिंग द बिजनेस, हु इज रनिंग द बिजनेस? मैनेजमेंट इन टीसीडब्ल्यूजी। तो सर नॉन कंप्लायंस प्रिवेंट करना या नॉन कंप्लायंस नहीं होने देना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट का। इवन नॉन कंप्लायंस हो भी जाए उसे डिटेक्ट करके ठीक करना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट का है। ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, बाद में डिस्कस करेंगे। तो सर देखो, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट along with TCWG to ensure that the entity's operations are conducted in accordance with
एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस, चाहे उनका डायरेक्ट इफेक्ट है या डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, सारे लॉज एंड रेगुलेशंस का कंप्लायंस इंश्योर करना किसका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट का है। एक काम कीजिए, नोटबुक में जाइए, क्रिस्प सेंटेंसेस लिखेंगे जो एकदम लॉजिकल रेलेवेंट रहेंगे ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगा। अंडर 250 राइट डाउन पॉइंट नंबर 1, responsibility of management. Responsibility of management. Write down point number A. It is the responsibility of management. It is the responsibility of management with the oversight of TCWG. It is the responsibility of management with the oversight of TCWG to ensure that entity complies with all applicable laws and regulations. To ensure that entity complies with all applicable laws and regulations. अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा? ये सेंटेंस तो लिखा हुआ आएगा क्वेश्चन के अंदर और बोलेगा आपको कंपनी का नया सीएफओ बनाया जा रहा है, ऐसे क्या पॉलिसीज आप लगाएंगे जिससे इंश्योर किया जाएगा कि आपके कंपनी के अंदर नॉन कंप्लायंसेस ना हो। बेसिकली दे विल आस्क यू फ्रॉम मैनेजमेंट। देखो वापस ट्रिक यही होता है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना बहुत जरूरी है। इन द क्वेश्चन वो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसका, आर दे आस्किंग फ्रॉम मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑडिटर। अब प्रॉब्लम क्या होता है, हम ऑडिटिंग पेपर लिख रहे हैं, जनरल अजम्पशन होता है ये ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चनिंग करेगा, बट बहुत रैंडमली कुछ एसेज में वो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछने के बजाय मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पे क्वेश्चन पूछता है। और जहां पर भी ऐसा लिस्ट आ जाए ना, समझ लेना मेरा बात आइडियली, मतलब आईसीआई का क्वेश्चन बनाने का एक अप्रोच बहुत ईजी हो जाता है। ये पहली बार आईसीआई मॉड्यूल में आंसर लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन कम से कम 5 बार आया फाइनल के अंदर एटलीस्ट, और आज तक मॉड्यूल में कभी था ही नहीं। ये हमेशा क्या करता था, ऐसे 250 खत्म हुआ है, खत्म होने के बाद एकदम नीचे एक्सप्लेनेटरी मटेरियल है, मैं तुमको बेर ऐसे 250 दिखा भी सकता हूं, 250 खत्म होने के बाद नीचे एक्सप्लेनेटरी मटेरियल है, उसका पॉइंट नंबर 1 है। आईसीआई ने 250 पे क्वेश्चन ही नहीं पूछा कभी ढंग से, उसने हमेशा ये सेम क्वेश्चन। और क्या होता है अनफॉर्चुनेटली आजकल, अब मेरे को लगता है सुधर जाएंगे, पहले क्या करते थे, गलती से कोई एक आध क्वेश्चन पूछ लिया एक स्टैंडर्ड से, अब वो ऐसे हर साल क्वेश्चन में आता नहीं है, वो आता है हर 2-3 अटेम्प्ट के अंदर आइडियली। तो क्या करते हैं, नया क्वेश्चन बनाने के वजह वही रिपीट मार देते हैं, केस स्टडी बदलते हैं बट आंसर सेम ही होता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो आपको लगने के लिए लगेगा क्वेश्चन अलग है, एक में सीएफओ रहेगा, एक के अंदर बोलेगा तू कंसल्टेंट है कंपनी के मैनेजमेंट का, तुझे गाइड करना है मैनेजमेंट को क्या पॉलिसीज लगाऊं टू एंश्योर नॉन कंप्लायंस ना हो। तो एक में कंसल्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया, एक में सीएफओ बना दिया, बात सेम ही है यार। वो केस स्टडी यूजलेस है बट उसको जानना क्या है वो उसको पता है ऑलरेडी। तो मैं आपको बता रहा हूं ये आईसीआई का तरीका रहा है आज तक, यू नेवर नो आने वाले टाइम में भी सेम रिपीट हो जाए, पर इस बार मेरे को लगता है इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देयर इज बेटर एरिया जो पहली बार उन्होंने लिखा है, पहले 250 को ढंग से कभी लिखा ही नहीं था, इस बार जेन्युइनली बढ़िया लिखा है। मे बी देयर आर बेटर एरियाज वेयर दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन। ऑब्वियसली वी शुड बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, हमें सब पता होना चाहिए। देखो पॉइंट नंबर 2 क्या बोलते हैं, ढंग से रीड करना। सर कुछ एग्जाम्पल दिया है किस चीज का, टाइप्स ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, जो कौन इंप्लीमेंट करेगा, वर्ड इंपॉर्टेंट है, एंटिटी में इंप्लीमेंट। अब ऑब्वियसली एंटिटी के बिहाफ पे कोई कंसल्टेंट हो सकता है या एंटिटी का मैनेजमेंट का बंदा हो सकता है जो इंप्लीमेंट करेगा, जिससे वो क्या कर पाएंगे, प्रिवेंट एंड डिटेक्ट कर पाएंगे नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं ना, यही एक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, मतलब ये सेंटेंसेस ही आपका, ये सेम लैंग्वेज आपके क्वेश्चन में रहेगा, केस स्टडी बेस्ड सिचुएशन, और आखिरी में बोलेगा ऐसे क्या पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स लगाएं जिससे हम प्रिवेंट एंड डिटेक्ट कर पाएंगे नॉन कंप्लायंस। एंड ऑब्वियसली क्वेश्चन एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाला है, समझा क्या? थिंक एज अ मैनेजमेंट हमने क्या पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स लगाना चाहिए ताकि हम नॉन कंप्लायंस होने ही ना दे, और अगर हो जाए तो क्या कर पाए, डिटेक्ट कर पाए। अब ऑब्वियसली तुमको बढ़िया कंट्रोल्स लगाने चाहिए कि भाई कैसे लॉज एंड रेगुलेशंस का कंप्लायंस आइडेंटिफाई होगा एंड कंप्लायंस होगा। कंट्रोल्स लगाना बहुत जरूरी है, बिना कंट्रोल्स के देखो
एक बार आपने एक आदमी को बोला, इस बार तू लॉज एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस इंश्योर कर ले, वो वन टाइम ध्यान रख लेगा। बट अगर आपको रेकरिंग नेचर पे हर साल कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे, डोंट थिंक देयर शुड बी अ प्रोसेस इन प्लेस। आप फॉर एग्जांपल टीडीएस का डिडक्शन करते हैं, पीएफ का डिडक्शन करते हैं, पेमेंट आपको मंथली बेसिस पे करना होता है, एक प्रोसेस बना के रखेंगे तभी तो गलती नहीं होगी ना। अगर आप प्रोसेस नहीं बनाएंगे, यू मे एंड अप मेकिंग अ मिस्टेक आइडियली। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक अच्छा प्रोसेस बनाना चाहिए जिससे नॉन कंप्लायंसेस होने ही ना दे आप, मतलब कंप्लायंसेस इंश्योर करने का प्रोसेस, नंबर वन। नंबर टू, आपको कुछ कुछ प्रोसेसेस या कुछ कुछ कंप्लायंसेस समझने के लिए थर्ड पार्टी कंसल्टेंट का हेल्प लेने की जरूरत है, तो एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करो एज अ मैनेजमेंट, जो आपको ये कंप्लायंसेस लगाने में हेल्प करके देगा। अपने एम्प्लॉइज को ट्रेन करके रखो, एम्प्लॉइज को ये भी समझाओ अगर नॉन कंप्लायंस हुआ तो पीनलाइज किया जाएगा, और कंप्लायंस हुआ तो शायद में भी रिवॉर्डिंग किया जाएगा। मतलब इस तरीके का एनवायरमेंट आपको बिल्ड करना पड़ेगा जिससे कंपनी में नॉन कंप्लायंस या तो कंप्लीटली प्रिवेंट हो जाएगा, या प्रिवेंट नहीं हो पाया तो डिटेक्ट हो जाएगा। आइए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। देखो नंबर वन, सर सबसे पहले हमने लीगल रिक्वायरमेंट्स मॉनिटर करने चाहिए एंड इंश्योर करने चाहिए कि हमने एक ऐसे प्रोसीजर्स को डिजाइन किया है जो हमारे रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं। रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं मतलब कंप्लायंसेस इंश्योर करते हैं। मतलब व्हाट आई कैन डू इज, मे बी आउट ऑफ माई डायरेक्टर्स गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टू थ्री डायरेक्टर्स। जैसे एलएलपी में होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर, वैसे ही कॉन्सेप्ट हम डायरेक्टर्स के अंदर भी कुछ डेजिग्नेटेड डायरेक्टर्स को बोल सकते हैं, आप लोग सारे कंप्लायंसेस को आइडेंटिफाई करें एंड कंप्लायंस इंश्योर करें। तो इससे एटलीस्ट कुछ लोग रिस्पॉन्सिबल रहेंगे टू इंश्योर हमारे लिए क्या क्या कंप्लायंसेस वो आइडेंटिफाई करने के लिए। नंबर टू देखो सर, हम इंस्टीट्यूट करेंगे एंड ऑपरेट करेंगे अच्छे इंटरनल कंट्रोल्स को, ताकि सर कोई भी नॉन कंप्लायंस रिपीटेटिव बेसिस पे ना हो। देखो कंप्लायंस ना एक बार नहीं करना होता है, इफ इट्स अ वन टाइम कंप्लायंस, चलो एक्सपर्ट को इन्वॉल्व किया, उसने काम कर लिया, बराबर है, रजिस्ट्रेशन वगैरह करने का कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार रजिस्ट्रेशन करना हुआ ठीक है, बट रिटर्न फाइलिंग तो रेगुलरली करना पड़ेगा, पेमेंट्स तो रेगुलरली करने पड़ेंगे, इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, अच्छे कंट्रोल्स लगाना पड़ेगा। तो ए एंड बी इज इनडायरेक्टली अबाउट इंटरनल कंट्रोल्स। बढ़िया कंट्रोल्स लगाओ, बढ़िया लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दो जिससे कंप्लायंसेस इंश्योर किए जाए। ए एंड बी बोथ इज अबाउट इंटरनल कंट्रोल। क्लियर है क्या? नंबर सी पे आओ। सर आपकी कंपनी का खुद का क्या बनाओ, एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाओ, डेवलप पब्लिश एंड फॉलो अ कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब व्हाट इज अलाउड एंड व्हाट इज नॉट अलाउड। ऑब्वियसली जो नॉन कंप्लायंस होगा वो आप कैसे अलाउ कर सकते हो अपने बिजनेस के अंदर, आपने एक अच्छा कोड ऑफ कंडक्ट बनाना चाहिए। फिर देखो इंश्योर करो आपके एम्प्लॉइज प्रॉपर्ली ट्रेंड होने चाहिए एंड उनको कोड ऑफ कंडक्ट समझना चाहिए। फिर सर कंप्लायंस होता है कि नहीं होता है विद द कोड ऑफ कंडक्ट देखना चाहिए। अगर लोग कंप्लाई नहीं करते हैं, कहना इसे हम लोगों को पीनलाइज करना चाहिए, डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म लगाना चाहिए। मतलब अगर एम्प्लॉइज फॉलो नहीं करते हैं तो सर उनको पेनल्टी वगैरह लगानी चाहिए आइडियली। फिर देखो नेक्स्ट, एंगेजिंग लीगल एडवाइजर। जहां पर आपको लगता है कुछ लीगल रिक्वायरमेंट समझने में आपको तकलीफ हो रही है, आप लीगल एडवाइजर्स को या एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व कीजिए। एंड लास्ट पॉइंट देखो क्या बोलता है सर, एक रजिस्टर मेंटेन कीजिए कि हमारे लिए कौन कौन से लॉज एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल है एंड हम सब कुछ कंप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ये रजिस्टर चेक करने के लिए ऑडिटर भी आएगा। ऑडिटर विल आल्सो आस्क दिस, आर यू मेंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस, कि तुम्हारे लिए क्या क्या एप्लीकेबल है उसका लिस्ट मेंटेन करते हो क्या? तो तुम बोलोगे मेरे को याद है, उससे काम नहीं चलेगा। यू शुड हैव अ लिस्ट एंड यू शुड हैव अ चेकलिस्ट आल्सो कि हम हर साल कैसे इंश्योर करते हैं हमने कंप्लाई किया है। ये सारे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स किसने लगाने चाहिए? कंपनी ने लगाने चाहिए टू इंश्योर कि हम नॉन कंप्लायंस को प्रिवेंट करें, और प्रिवेंट ना कर पाए तो क्या करें, डिटेक्ट करें। समझ में आया क्या? 2 मिनट स्पेंड करके पढ़ो एक बार, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ठीक है, नोटबुक में जाओ, पॉइंट नंबर 2 बहुत बेसिक लेवल का है ये तो।
अभी भी हम रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट में ही है, उसमें अपने पॉइंट नंबर ए लिखा होगा, दिस इज पॉइंट नंबर बी अंडर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ओनली. फॉलोइंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स will help the entity. Following policies and procedures will help the entity in prevention and detection of. Will help the entity in prevention and detection of non-compliance. Prevention and detection of non-compliance with the laws and regulations. Will help the entity in prevention and detection of non-compliance with laws and regulations. ये कुछ policies and procedures के examples हैं जो कंपनी ने implement करने चाहिए अगर वो non compliance को prevent करना चाहते हैं and timely basis पे detect करना चाहते हैं. लिस्ट बना दो. बुलेट पॉइंट नंबर 1 क्विकली शॉर्टकट लिखते हैं. नंबर 1, designing and implementing appropriate system of internal control. Appropriate system of internal control. Bullet point number 2, developing, publishing and following. Developing, publishing and following a code of conduct. पब्लिशिंग है, PUBLISHING, स्पेलिंग मिस्टेक है मॉड्यूल में. डेवलपिंग, पब्लिशिंग एंड फॉलोइंग अ कोड ऑफ कंडक्ट. पब्लिश, PUBLISHING. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, ensuring employees are trained and understand the conduct. Ensuring employees are trained and understand the conduct. कोड ऑफ कंडक्ट पे 3 पॉइंट लिख देने का बेसिकली. 4 मार्क का क्वेश्चन है, टोटल 4 मार्क चाहिए अपने को कि कोड ऑफ कंडक्ट बराबर से बनाया है, एम्प्लॉय को ट्रेन किया है एंड अब एम्प्लॉय फॉलो करते हैं ये भी चेक करना पड़ेगा ना. बुलेट पॉइंट नंबर 4, मॉनिटरिंग कंप्लायंस विद कोड ऑफ कंडक्ट. मॉनिटरिंग कंप्लायंस विद कोड ऑफ कंडक्ट. Monitoring compliance with code of conduct and taking appropriate actions if employees fail to comply. Taking appropriate actions if employees fail to comply. Number 5, engage legal advisors or experts. Engage legal advisors or experts in monitoring legal requirements. In monitoring legal requirements. And the last one, maintaining a register of laws and regulations. Maintaining a register of laws and regulations. Register of laws and regulations which entity needs to comply. Which entity needs to comply along with, सबसे इंपॉर्टेंट, a record of complaints. Along with a record of complaints. मैंने रिस्क नहीं लिया है, मैं अभी भी अज्यूम कर रहा हूं आईसीएस सेम क्वेश्चन अगर कॉपी पेस्ट कर देगा तो दिस इज द मोस्ट प्रिफर्ड क्वेश्चन स्टिल फ्रॉम एसे 250 इफ यू लुक एट द पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ आईसीएआई. ये पॉलिसीज मैनेजमेंट लगाने वाला है, मैनेजमेंट का कंसल्टेंट लगाने वाला है, कोई डायरेक्टर लगाने वाला है ताकि कंपनी क्या कर पाए, प्रिवेंट कर पाए नॉन कंप्लायंस को एंड ऑब्वियसली नॉन कंप्लायंस हो जाए तो डिटेक्ट भी कर पाए. बेसिकली ये इंश्योर करना मैनेजमेंट का काम है. इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट क्लियर टू यू? मैंने आपको एक मस्त टेबल भी बना के दिया है, जब आपको टाइम लगे आप पढ़ सकते हैं, सेम ही चीज है, कुछ अलग नहीं.
इज दिस क्लियर? आगे बढ़े, कैन वी गो टू रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर? मेन डिस्कशन आएगा अभी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर के ऊपर। नोटबुक में जाइए, आपका 250 में पॉइंट नंबर 1 रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट हो गया है, लिखिए पॉइंट नंबर 2 रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर। नंबर 2 रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर। इधर बहुत लिखा है, एंड ट्रस्ट मी, मॉड्यूल में बहुत ही खिचड़ी बना के लिखा था, ये बहुत ही क्लीन वर्जन है उसका। एक लॉजिकल सीक्वेंस मैंने फॉलो किया है ताकि थोड़ा समझ में आए। अगर उनका सीक्वेंस फॉलो करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, एक पॉइंट का तो बोलना क्या चाहते हैं, बात उसको सही बोलने का, बट प्रॉब्लम क्या है, द सीक्वेंस ऑल्सो मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस समटाइम्स, सो दैट यू रियली अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। बहुत बढ़िया सीक्वेंस अरेंज किया है मैंने, पहले भी अपन जो 250 का समरी था वैसा ही बनाते थे, लॉजिकल एकदम, आपको समझेगा 100%। थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे बहुत डिटेल में, दिस इज इन एक्सट्रीम डिटेल। तो मेरे हिसाब से अब अगर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी से शिफ्ट होते हैं तो अगला अच्छा क्वेश्चन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर पे आ सकता है। अब इधर ना दिमाग लगाना जरूरी है, ऑलमोस्ट 10 पॉइंट है समराइज के बावजूद, दिस इज अ समरी है 10 पॉइंट्स स्टिल। तो इसमें से है बहुत सिंपल रही, इंपॉर्टेंट वर्ड्स आइडेंटिफाई करना, लॉजिकली समझना बहुत जरूरी है। ढंग से सुनिएगा मेरा बात, आगे आ जा। सबसे पहले व्हेन टॉक अबाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, हम पहला पॉइंट क्या बोलेंगे कि भाई ऑडिटर का रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है टू प्रिवेंट नॉन कंप्लायंस। सबसे पहली चीज तो बोलना पड़ेगा कि भाई नॉन कंप्लायंस को प्रिवेंट करना रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? मैनेजमेंट का है। ऑडिटर कैन नॉट डू मच अबाउट इट। तो सर ऑडिटर का बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता है प्रिवेंशन ऑफ नॉन कंप्लायंस। प्लस अब ये भी नहीं बोल सकते हो ऑडिटर विल डिटेक्ट नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑल लॉज एंड रेगुलेशंस, क्योंकि उधर भी क्या है? इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट है। क्या है? कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। तो मतलब पहले इंट्रोडक्शन में तो यही बोलना है, हमारा ऑब्जेक्टिव है रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना। ऑडिटर ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो आप ऑडिटर से वो सारे लॉज एंड रेगुलेशंस का नॉन कंप्लायंस प्रिवेंट करेगा, एंड ऑब्वियसली इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से सारे नॉन कंप्लायंस डिटेक्ट भी कर पाएगा, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। ये इंट्रोडक्शन है, पहले वो रीड करते हैं, ढंग से पढ़ो मेरे साथ में। ऑडिटर इज not responsible for preventing non-compliances and cannot be expected to detect non-compliance with all the laws and regulations। कोई बड़ा बात नहीं है, यही सेंटेंस क्वेश्चन में आएगा और बोलेगा एक्सप्लेन ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लॉज एंड रेगुलेशंस। मतलब उनको परेशान करना हुआ तो वो नॉर्मली जहां से शुरुआत होता है वो पहला सेंटेंस ही क्वेश्चन में लिखते हैं, फिर पूछेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर क्या है। आई एम टेलिंग यू ये वर्ड सेंटेंसेस इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 को मार्क कीजिएगा, नंबर 1 में जो लिखा है वो खुद क्वेश्चन बन सकता है, मतलब इनडायरेक्टली ये कंफर्म है उसको ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिख के चाहिए आंसर के अंदर। आइडेंटिफाइंग द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट आंसर आईसीएआई वांट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे स्टैंडर्ड्स में, क्योंकि इन स्टैंडर्ड में सच्ची बताऊंगा आपको, मैंने जब पहले 15 मिनट में ओवरव्यू दिया था ना 250 खत्म हो गया था। आई कुड हैव फिनिश 250 in first 10 minutes only. It is that logical, that straightforward. But the problem is how to identify what ICI will ask and what I should write. इसके लिए एफर्ट डालने का जरूरत है। अदरवाइज 250 एकदम लॉजिकल था, कुछ कॉम्प्लिकेशन था ही नहीं रियलिटी के अंदर, बट लिखते वक्त केयरफुल रहना है। तो पहला लाइन क्या बोलता है? ऑडिटर नॉन कंप्लायंसेस को प्रिवेंट नहीं कर सकता है एंड इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से अब ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो वो सारे नॉन कंप्लायंसेस को डिटेक्ट भी करे। ढंग से पढ़ना, प्रिवेंट तो कर ही नहीं सकता है एंड डिटेक्शन ऑफ नॉन कंप्लायंसेस भी सारे के सारे हम नहीं बोल सकते 100% पॉसिबल है। व्हाई? बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। इस पॉइंट नंबर 1 क्लियर टू यू। अब पॉइंट नंबर बी देखो, देखो 200 रिपीट करेगा। ऑडिटर का काम क्या है सर? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स और नॉट। सर ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस देयर इज ऑलवेज एन अनअवॉइडेबल रिस्क कि कुछ गलतियां होगी जो ऑडिटर ढूंढ नहीं पाएगा। याद है क्या 240 फ्रॉड में भी सेम लाइन पढ़ के आए थे? क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशन में 240 भी आता है, इनहेरेंट लिमिटेशन में 250 भी आता है। अभी मैं पढ़ा रहा हूं, जब मैं आपको इनहेरेंट लिमिटेशन पढ़ाऊंगा, ऑब्वियसली आई टोल्ड यू मिसलेनियस एसेस में है जो आपके डिटेल में सिलेबस में नहीं है, उधर लिस्ट भी बना के दूंगा आपको मैं कि भाई इनहेरेंट लिमिटेशन का रेफरेंस कौन कौन से एसेस में है। 240 में भी था, 250 में भी है। पॉइंट नंबर 1 2 3 एकदम लॉजिकल लगता है क्या? 2 मिनट स्पेंड करो, बराबर से पढ़ लो। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर को ना पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा तो समझ में आएगा। 1 2 3 इज इंट्रोडक्शन। रीड वंस अगेन, आर यू कंफर्टेबल?
नोटबुक में जाओ, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, एक ही पॉइंट लिखेंगे तीनों चीजों के अराउंड. ऑडिटर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल, ऑडिटर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल for preventing non-compliance, not responsible for preventing non-compliance, and cannot be expected to detect, and cannot be expected to detect all the non-compliances, cannot be expected to detect all the non-compliances with laws and regulations. All the non-compliances with the laws and regulations due to inherent limitations of an audit. Due to inherent limitations of an audit. बाकी दोनों सेंटेंसेस नहीं लिखवा रहा हूं, वो 200 से आ रहे हैं कि भाई हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करना, वो सब बच्चों को याद रहता है. सर इनहेरेंट लिमिटेशन की वजह से सारी गलतियां ढूंढ नहीं पाऊंगा, ये स्टैंडर्ड पॉइंट्स है, ये आपको लगेंगे तो जब मैं मिसलेनियस एसेस पढ़ाऊंगा आपको एक लिस्ट बना के दूंगा. ये स्टैंडर्ड पॉइंट्स है जो आपको कोई भी आंसर में 200 के अराउंड लिखना हो, जस्ट राइट दिस पॉइंट. इनहेरेंट लिमिटेशन के अराउंड लिखने का यूज दिस पॉइंट. आई विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ ऑल दो सेंटेंसेस जो आप एज इट इज अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है. एक प्रॉपर लिस्ट बना के दे दूंगा आपको. ये वो पॉइंट्स है जो आप एज इट इज किधर भी आंसर में डाल देना, कुछ गलत नहीं होगा, वेरी हाई चांस मैच ही हो जाएगा. इज दिस क्लियर टू यू? और वहां मैच नहीं हुआ तो ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी में जरूर मैच हो जाएगा. वो याद है ना अपने ऑडिट रिपोर्ट में एक पैराग्राफ है ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो तो मैच करना ही पड़ेगा ना अल्टीमेटली लास्ट के अंदर. सो आई विल गिव यू अ लिस्ट, डोंट वरी. इस पॉइंट नंबर 1 क्लियर टू यू. अब डिस्कशन सीधा काम की चीज के ऊपर. यहां पर बताएगा कि भाई ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉज एंड रेगुलेशंस के लिए जब समझने के लिए जाएंगे तो दो टाइप के लॉज आएंगे. एक ऐसे लॉज जिनका डायरेक्ट इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आता है, दूसरे ऐसे लॉज जिनका डायरेक्ट इफेक्ट शायद नहीं आता है बट बिजनेस रन करने के लिए वो लॉस क्या है, फंडम. अरे सिंपल बात है यार, अगर उसने तुमको बोला मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, लेट्स से केमिकल प्लांट्स वगैरह है, तो जो चिमनी का लेंथ है, हाइट जो है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि इसके बियॉन्ड अगर गया तो शायद वो पोल्यूशन जो है डायरेक्टली ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा. तो कहना इसे देयर कैन बी रिस्ट्रिक्शन ऑन द लेंथ ऑफ द चिमनी आल्सो, जो एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर होगा. वाटर डिस्चार्ज के ऊपर उनके लिमिटेशंस हो सकते हैं. फिर आपका जो केमिकल डिस्चार्ज है, अब आपका फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज वगैरह हो गया, वो जो आपका केमिकल डिस्चार्ज है वो डिस्चार्ज होकर के एग्जैक्टली कैसे ट्रीट किया जाता है, उसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है. कभी कभी ऐसा हो सकता है आपका जो वेस्ट है फैक्ट्री का, वो सर अनट्रीटेबल है, जिसकी वजह से बहुत नेगेटिव इंपैक्ट आएगा आसपास के लोगों पे, तो आपको ट्रीटिंग प्लांट बनाना पड़ता है जिससे आपको वेस्ट को ट्रीट करके खत्म करना पड़ेगा ताकि उसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट आसपास के लोगों पे ना आए. मतलब ये रिक्वायरमेंट्स है एक बिजनेस को चालू करने के. अगर ये रिक्वायरमेंट्स हम कंप्लाई नहीं करेंगे तो कहना इससे बिजनेस रन करना ही इंपॉसिबल है. फाइनेंशियल्स तब बनाएंगे जब बिजनेस रहेगा. समझ रहे हो मेरा बात? तो ये बोल रहा है ये अदर लॉज हैं जिनका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं आएगा बट इसका इफेक्ट बिजनेस को रन करने के ऊपर आएगा, इनको भी इग्नोर करना गलत है. अब एग्जांपल बोलता हूं. आईसीआई ने क्वेश्चन पूछा था, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, मेरे को नहीं लगता रिपीट होगा. वेरी वेरी ओल्ड क्वेश्चन. आप ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं एक कंपनी में, अपने कंपनी के एम्प्लॉयज वगैरह को चेक किया, आपको कोई भी ऐसा नॉन कंप्लायंस नजर नहीं आया. सडनली एक दिन ऑडिट करते वक्त आपको ऐसा लगता है कुछ यंग एम्प्लॉइज हु आर बिलो द एज ऑफ 15, समझ रहे मेरे बात, उनको मतलब चाइल्ड लेबर बेसिकली कॉन्सेप्ट, हु आर बिलो द एज ऑफ 15 को आपने हायर करके रखा था आइडियली. आपको लगता है कंपनी के पास में प्रॉपर पॉलिसीज है कि वो इंश्योर करते हैं कि वो चाइल्ड लेबर को हायर नहीं करते हैं, फिर भी आपको विजिबल हुआ दैट क्लियरली देयर आर पीपल हु आर बिलो अ सर्टेन एज हु शुड नॉट बी अलाउड to enter the factory area, they are actually working in the company. As an auditor, how will you deal with the situation? आपको ऐसा मिला जहां आपको लग रहा है कोई नॉन कंप्लायंस हो रहा है, ये नॉन कंप्लायंस पे क्वेश्चन पूछना जाता है, तो तेरे को शुरुआत कैसे करना है? जनरली auditor is not responsible for prevention of non compliances and you cannot expect कि auditor सारे non compliances ढूंढे. बराबर है कि नहीं है? फिर there are two category of laws, जिनका डायरेक्ट इफेक्ट आता है, जिनका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं आता है. अब सर इस केस में शायद डायरेक्ट इफेक्ट नहीं आएगा, बट सर इसका मतलब ये नहीं कि मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं बनता है. मैंने मैनेजमेंट से इंक्वायर करना चाहिए, WR लेना चाहिए, स्पेसिफाइड प्रोसीजर लगाना चाहिए, और जिधर कुछ समझ में ना आए वो खुद बोलेगा टेक द हेल्प ऑफ अ लीगल एडवाइजर.
ऑब्वियसली तेरे को अगर कंप्लाइंसेस नहीं पता है तो तुझे थर्ड पार्टी का हेल्प लेना चाहिए, मतलब लीगल एडवाइजर को इन्वॉल्व करना चाहिए। और लास्ट में बोलेगा टेक अप्रोप्रिएट एक्शन ऑन दी ऑडिट रिपोर्ट। मतलब कोई आंसर देना ही नहीं है, तेरे को लिखना क्या है, पूरा स्टैंडर्ड लिखना है, पर क्वेश्चन तो आइडेंटिफाई करना चाहिए 250 पे है ये। प्रॉब्लम वो है कि वहां वो समझना चाहिए ये पूछना चाहता है क्वेश्चन ऑन 250, दैट इज द ओनली ट्रिक पार्ट। तो ये भी उन्होंने बहुत पहले पूछा, जनरल आंसर लिखा, कोई स्पेसिफाइड आंसर नहीं दिया है, स्टैंडर्ड क्या बोलता है उसका प्रोसीजर तुमको लिखना पड़ेगा। तो आईसीए ने थोड़ा क्रिएटिविटी भी दिखाया कभी कभी क्वेश्चंस के अंदर, पर इस लेवल तक के है आइडियली। डिस्कशन करें, नीचे आओ सर। इन द कंटेक्स्ट ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस, देखो क्या बोलता है, द पोटेंशियल इफेक्ट्स ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस आर ग्रेटर फॉर रीजंस। क्या सर है भाई? नंबर 1, देर आर मेनी लॉज एंड रेगुलेशंस। ये बोलता है इनहेरेंट लिमिटेशन का इफेक्ट ज्यादा है कि हम शायद कुछ गलतियां ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि सर कुछ ऐसे बहुत सारे लॉज एंड रेगुलेशंस रहेंगे जो प्रिंसिपली बिजनेस ऑपरेट करने के लिए इंपॉर्टेंट है, बट सर वो शायद डायरेक्टली क्या अफेक्ट नहीं करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए उनका नॉन कंप्लायंस ना कैप्चर ही नहीं होता है मेरे सिस्टम के अंदर। किसमें कैप्चर नहीं होता है? सिस्टम। अब देखो ऑडिटर का पूरा ऑडिट किसके अराउंड रिवॉल्व करता है? रिस्क असेसमेंट, मतलब अमाउंट्स, कंट्रोल टेस्टिंग, वो भी कौन सा? आईएफसीज विच आर रेलेवेंट फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फिर अमाउंट टेस्टिंग भी कौन सा? जहां पर मेजर अमाउंट्स। कहना इसे हमारा पूरा का पूरा ऑडिट रिवॉल्व करता है अराउंड कंट्रोल्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड है एंड ऑब्वियसली द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और मान लो कोई ऐसे नॉन कंप्लायंसेस है जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड कंट्रोल्स में कैप्चर नहीं होते, तो नॉन कंप्लायंस होगा, और जो मैं देख रहा हूं वहां मुझे नॉन कंप्लायंस दिखेगा भी नहीं। क्या नहीं दिखेगा? नॉन कंप्लायंस दिखेगा भी नहीं, अनलेस नॉन कंप्लायंस हुआ है, पेनल्टी का रिसीट है, कंपनी पेमेंट करने के लिए जा रहा है, पेनल्टी पे कर रहा है, फाइन पे कर रहा है, तो मुझे लगेगा नॉन कंप्लायंस हुआ भी है। अदरवाइज तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि नॉन कंप्लायंस भी हुआ आइडियली, बिकॉज मैं कंपनी को थोड़ी पूछूंगा तुम वाटर को डिस्चार्ज कैसे कर रहे हो, पूछ लूंगा पर वो बोलेगा, मेरे को एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा ना, मुझे कहां समझने वाला वो बराबर है कि नहीं है, मेरे पास कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज थोड़ी है भाई, बराबर है कि नहीं है। तो इन सिंपल टर्म्स ये रिस्क हमेशा रहने वाला है। देखो नंबर बी, नॉन कंप्लायंस में इन्वॉल्व a conduct designed to mark the word conceal it। कभी कभी नॉन कंप्लायंस ऑब्वियसली फ्रॉडलेंट तरीके से किया जाएगा, देयर विल बी a collusion, देयर विल बी a forgery, जिससे शायद जानबूझ करके ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा या मैनेजमेंट कंट्रोल को ओवरराइड करेगा। याद है क्या? इंटेंशनल मिस रिप्रेजेंटेशन बना करके करेगा मैनेजमेंट, जिससे ऑडिटर को पता ही नहीं चलेगा ये नॉन कंप्लायंस है भी, मतलब ये नॉन कंप्लायंस मैनेजमेंट जानबूझ के कर रहा होगा। अभी ऑब्वियसली आप सोचिए एक जमाने में एक्साइज वाला कॉन्सेप्ट, वो मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन में आता है कि नहीं आता है, इसके ऊपर भी आर्ग्यूमेंट होता था। आप थोड़ा बहुत अगर पढ़ के आए होंगे तो आइडियली। फिर व्हेन यू टॉक अबाउट सबसे क्लासिक एग्जांपल, हैव यू हर्ड ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक? एक जमाने का कॉन्सेप्ट पुराना वाला, कुछ रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया जिससे फिनिश गुड्स बना के एक्सपोर्ट कर दिया, अब वो ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम करते हैं इंपोर्ट ड्यूटी जो आपने पे किया होगा, बराबर है, पर उसकी कुछ कंडीशंस होती है। अब क्या गारंटी है उसमें से कुछ भी प्रोडक्ट इंडिया में कंज्यूम ही नहीं हो रहा है, एक्चुअली अल्टीमेट कंजम्पशन इंडिया में हो, तो ड्रॉबैक मिलना ही नहीं चाहिए, बट कंपनी शायद बाईपासिंग करेगा, थोड़ा बहुत बताएगा ही नहीं क्लियरली कि कितना ड्रॉबैक मिलना चाहिए कितना नहीं मिलना चाहिए। जैसे फ्रॉड करना होगा वो नॉन कंप्लायंस करेगा और अपने इस तरीके से करेगा कि उसको ऑडिटर भी आइडेंटिफाई ना कर पाए। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी रहेगा, जॉब वर्क के लिए सामान बाहर जा रहा है पर सामान एक्चुअली बाहर जाता ही नहीं है, वो प्रीमाइसेस के ही बाजू में कोई एडजेसेंट प्रीमाइसेस रहेगा, वहां जाके पार्क हो जाएगा आइडियली। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से इट्स वेरी टफ टू आइडेंटिफाई सर्टेन नॉन कंप्लायंसेस, इट्स द इंटेंशन ऑफ मैनेजमेंट एंड दे आर रनिंग द कंपनी, दैट इज व्हाई ऑडिटर से इतना ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा। इनहेरेंट लिमिटेशंस का इफेक्ट बहुत ज्यादा है एक कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस में, ये वो बोलने का ट्राई कर रहा है। देखो पॉइंट नंबर सी क्या बोलता है, वेदर एन एक्ट कंस्टिट्यूट्स अ नॉन कंप्लायंस इज अल्टीमेटली अ मैटर ऑफ लीगल डिटर्मिनेशन बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ। इसीलिए ऑडिटर डिसाइड नहीं कर सकता है ये सिचुएशन में नॉन कंप्लायंस हुआ कि नहीं हुआ, कभी कभी तो हो सकता है वो नॉन कंप्लायंस है कि नहीं ये डिपार्टमेंट और कंपनी दोनों मिलकर डिसाइड नहीं कर पा रहे, इसीलिए कोर्ट में जा रहे हैं। तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ऑडिटर नॉन कंप्लायंस ढूंढ लेगा? डिपार्टमेंट आपको पेनल्टी ठोकता है, कंपनी एक्सेप्ट नहीं करता है, कंपनी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जाता है, डिपार्टमेंट कंपनी दोनों लड़ाई करता रहता है आइडियली। अरे मैन्युफैक्चरिंग डेफिनेशन में लड़ाई होती थी कंपनी और डिपार्टमेंट के बीच में आइडियली। तो इन सिंपल टर्म्स समटाइम्स डिटरमाइनिंग वेदर इट इज अ नॉन कंप्लायंस और नॉट, ये भी अपने आप में कोर्ट ऑफ लॉ में डिसाइड होगा। तो आप ऑडिटर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो वो सारे नॉन, बेसिकली ABC इस इनहेरेंट लिमिटेशन को और सपोर्ट दे रहा है कि भाई बहुत सिग्निफिकेंट इनहेरेंट लिमिटेशन है, ऑडिटर नॉन कंप्लायंसेस नहीं ढूंढ पाएगा। इनडायरेक्टली ऑडिटर के सपोर्ट में आंसर है, किसके सपोर्ट में आंसर है? और
ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा, पर पहले वो सपोर्ट कर रहा है कि शायद कुछ कुछ नॉन कंप्लायंसेस ढूंढने बहुत ही ट्रिकी होंगे। वापस से एबीसी को पढ़ो, ये बता रहा है इनहेरेंट लिमिटेशन क्यों ज्यादा है इन केस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस। रीड एबीसी ओनली, इतना सा पढ़ो एक बार के लिए। ठीक है, नोटबुक में जाओ, अंडर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। अब सीधा काम की बात पे डिस्कशन करते हैं। आपने फर्स्ट पॉइंट लिख लिया था, लिखिए पॉइंट नंबर 2, responsibility of auditor, responsibility of auditor regarding different types of laws and regulations. Responsibility of auditor regarding different types of laws and regulations. Divide this in two parts. Divide this in two parts. Laws having direct effect on financial statements, laws having direct effect on financial statements, and दूसरा लिखिए other laws and regulations. Laws having direct effect on financial statements, and दूसरा लिखिए other laws and regulations. अब दोनों पे इंडिविजुअल डिस्कशन करेंगे, नीचे रेलेवेंट कंटेंट लिखेंगे, दोनों का अच्छा समरी बनाएंगे। या तो क्वेश्चन इस कैटेगरी पे आएगा, या क्वेश्चन उस कैटेगरी पे आएगा, या दोनों के ऊपर जनरल क्वेश्चन आएगा। मतलब सर दो कैटेगरी ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस क्या क्या है, उनके रिगार्डिंग ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, वो हमको डिस्कस करना है। ढंग से रीड कीजिएगा मेरे साथ में, एक एक पॉइंट आइए। कम टू पेज नंबर 2.21। देखो ऐसे 250 डिवाइड करता है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को इन फॉलोइंग डिफरेंट कैटेगरीज। क्या क्या कैटेगरी है? नंबर ए, प्रोविजन ऑफ दोज लॉज एंड रेगुलेशंस दैट हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट। किसके ऊपर सर? ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट or disclosure in the fine. मतलब can I say these are those laws which have a direct effect on financial statements. Example देखिए, taxation related laws, labor related laws, sir laws related to format of financial statement, content of financial statement, या industry specific financial reporting. Example सोचिए, RBI के guidelines for a banking company, आपका इनकम रिकॉग्निशन, आपका प्रोविजनिंग, एनपीए का डिस्क्लोजर्स बराबर है कि नहीं है, ये क्लियर कट लॉज एंड रेगुलेशंस है। ये रेगुलेटरी अथॉरिटी ने, आरबीआई इज अ रेगुलेटर, रेगुलेटर ने गाइडलाइंस बना के दिया है। एक तरीके से मेरे लिए कंप्लायंस क्या है? एसेंशियल है। एनबीएफसीज के जो रिक्वायरमेंट्स जो आरबीआई लेके आता है, कहना इसे वो डायरेक्टली मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। ये कंप्लायंसेस इंश्योर करना मैनेजमेंट का अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड ऑडिटर ने भी डिटेल में चेक करना चाहिए। कहना इसे ये मेरा फर्स्ट कैटेगरी ऑफ लॉज है, इनके रिगार्डिंग मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? डिटेल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन लॉज के रिगार्डिंग ऑडिटर ने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना ही है कि कंप्लायंस हुआ है या नहीं हुआ है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किधर लिखा? यहां तो दो कैटेगरी है, दिस इज माय कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। अब कौन सी कैटेगरी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? अगले पेज पे आई है।
अगले पेज पे आइए, देखो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू कंप्लायंस विद दोज लॉज एंड रेगुलेशंस जिनका क्या है, डायरेक्ट इफेक्ट है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देखो मैंने प्रॉपर मार्क करके लिखा है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस की कंप्लायंस हुआ है या नहीं हुआ है, क्लियर लिखा है। पहले कैटेगरी इसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा कैटेगरी उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। बात समझ में आया क्या? जो मैं बोलता हूं फॉलो करो, नोटबुक में आओ, एकदम क्लियर समरी बनाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। फर्स्ट कैटेगरी के अंडर राइट डाउन पॉइंट नंबर ए, अंडर फर्स्ट कैटेगरी राइट डाउन पॉइंट नंबर ए, it includes those laws and regulations, it includes those laws and regulations that have a direct effect, that have a direct effect on determination of, direct effect on determination of material amounts, determination of material amounts and disclosures, material amounts and disclosures in the financial statements. For example, taxation and labor related laws. For example, taxation and labor related laws, comma, laws related to format and content of financial statements, laws related to format and content of financial statements, or any industry specific laws such as any industry specific laws such as RBI guidelines for banking companies, RBI guidelines for banking companies. मतलब ये फर्स्ट कैटेगरी है क्या वो समझना चाहिए, वो सारे लॉज एंड रेगुलेशंस जिनका एक्चुअली में इफेक्ट है किस पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। या तो सर अमाउंट कितना आएगा ये हम पता करेंगे एज पर लॉ। फॉर एग्जांपल मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कितना पे कर सकते हैं, लॉज एंड रेगुलेशंस बता, मतलब कंपनीज एक्ट का पूरा कंप्लायंस है, मेरे लिए डायरेक्ट इफेक्ट आएगा फाइनेंशियल। शेड्यूल 3 का डायरेक्ट इफेक्ट आएगा किसके ऊपर, फाइनेंशियल्स के ऊपर। इंडस्ट्री स्पेसिफिक आरबीआई के नॉर्म्स फॉर अ बैंकिंग कंपनी एनबीएफसीज डायरेक्ट इफेक्ट आएगा। मतलब सर ये वो लॉज एंड रेगुलेशंस है जिनका डायरेक्ट इफेक्ट है किसके ऊपर, फाइनेंशियल्स पे। चाहे अमाउंट कितना रिकॉर्ड करना है, डिस्क्लोजर कितना आएगा, कैसा आएगा, किसी भी चीज के ऊपर इफेक्ट रहेगा, बट देयर इज अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इज दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट कैटेगरी क्लियर टू यू? अंडर द फर्स्ट कैटेगरी राइट डाउन पॉइंट नंबर बी, दो ही पॉइंट है बस, एक पॉइंट और लिखो। फर्स्ट कैटेगरी में ही पॉइंट नंबर बी, ऑडिटर शुड ऑब्टेन, auditor should obtain sufficient and appropriate audit evidences, auditor should obtain sufficient and appropriate audit evidences regarding compliance with, regarding compliance with these laws and regulations, regarding compliance with these laws and regulations। मतलब इन लॉज एंड रेगुलेशंस के लिए मेरी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना ही पड़ेगा। और ऑब्वियसली कोई नॉन कंप्लायंस मिला तो इफेक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट भी आएगा क्या, आगे डिस्कस करेंगे, बट अगर नॉन कंप्लायंस मिलेगा तो देयर विल बी अ इफेक्ट ऑन माय ऑडिट रिपोर्ट एज वेल। क्या आपको फर्स्ट कैटेगरी पूरा समझ में आया है क्या? 1 मिनट स्पेंड करो, पूरा पढ़ो क्या लिखा है। इफ यू आर कंफर्टेबल विल गो टू कैटेगरी नंबर 2। गर्ग
लॉजिकल एकदम। अदर कैटेगरी पे जाएं अभी। अब सुनो, अदर कैटेगरी क्या बोलते हैं ढंग से पहले सुनना। ये वो लॉज एंड रेगुलेशंस है जिनका शायद डायरेक्ट इफेक्ट नहीं आएगा फाइनेंशियल्स पे, बट सर ये मेरे बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब सर इनके बिना शायद बिजनेस रन, अब एक बात सोचो ना, एनबीएफसी को सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं मिला आरबीआई से, तो उसके बिना वो एनबीएफसी काम ही शुरू नहीं कर सकता है। मतलब कहना इसे, इनके बिना मैं मेरा बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर सकता हूं, या स्टार्ट करने के बाद में डे टू डे बेसिस पे रन भी नहीं कर सकता हूं, बिना लाइसेंस परमिट के शायद धंधा नहीं कर सकता हूं मैं। मतलब सर ये लॉज एंड रेगुलेशंस का डायरेक्ट इफेक्ट नहीं आएगा, बट इनडायरेक्टली इफेक्ट आ सकता है। मोर देन द इनडायरेक्ट इफेक्ट, दे हैव अ इफेक्ट ऑन द डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस ऑफ माय बिजनेस। कैन आई से ये अदर लॉज है, इनकी रिगार्डिंग भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट यहां क्लियरली बोलेगा थोड़ा लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्पेसिफिक प्रोसीजर लगाओ, स्पेसिफिक स्टेप्स फॉलो करो। तो जरा ये कैटेगरी क्या बोलता है डिस्कस करते हैं। देखो सेकंड कैटेगरी पे नंबर 1 डिस्कस हो गया, नंबर 2 other laws and regulations that do not have a direct effect on determination of amount and disclosure in financials, but compliance with which may be फंडामेंटल फॉर द ऑपरेटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ माय बिजनेस, क्योंकि इनका शायद इंपैक्ट मेरे बिजनेस को कंटिन्यू करने पे आएगा। क्योंकि अगर मेरे पास लाइसेंस या परमिट ही नहीं है, मेरे बिजनेस को कंटिन्यू ही नहीं करने देगा वो। कहना इसे गोइंग कंसर्न वगैरह पे तो इंपैक्ट आ ही सकता है। इनका शायद डायरेक्ट इफेक्ट फाइनेंशियल्स पे नहीं आएगा, बट इनडायरेक्टली बिजनेस के ऊपर जरूर इंपैक्ट आएगा। इसीलिए बोलते हैं नॉन कंप्लायंस इनका भी एक मटीरियल इफेक्ट लेकर के आएगा फाइनेंशियल्स पे, ऑल्दो नॉट डायरेक्टली बट मे बी इनडायरेक्टली। बट सर इनका इंपैक्ट मेरे डे टू डे बेसिस में बिजनेस को रन करने के ऊपर आएगा, ऑपरेशंस के ऊपर आएगा। ये हो गया मेरा सेकंड कैटेगरी ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस। अंडर सेकंड कैटेगरी राइट डाउन पॉइंट नंबर ए। मैं आपको क्लियरली दोनों बाइफरकेट कर रहा हूं, मीनिंग लिखवा रहा हूं, क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखवा रहा हूं, ताकि पूरा ही जो समरी है तुम्हारे पास प्रिपेयर्ड रहेगा। अंडर सेकंड कैटेगरी राइट डाउन पॉइंट नंबर ए, other laws and regulations that do not have other laws and regulations that do not have a direct effect, other laws and regulations that do not have a direct effect on determination of amounts, on determination of amounts and disclosures in financial statements, determination of amounts and disclosures in financial statements, but compliance with them may be fundamental, compliance with them may be fundamental to the operating aspects of business, may be fundamental to the operating aspects of the business. Therefore, non-compliance of these laws, therefore non-compliance of these laws may have a material effect, non-compliance of these laws may have a material effect on financial statements. ढंग से पढ़ो। अदर लॉज जिनका शायद कोई अमाउंट को डिटरमाइन करने में, डिस्क्लोजर करने में डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, बट सर धंधा करने के लिए मेरे लिए सिग्निफिकेंट है, फंडामेंटल है। एंड ऑब्वियसली अगर बिजनेस बराबर से कंडक्ट नहीं कर पाएगा तो पेनल्टीज वगैरह आकर के कोई ना कोई मटेरियल इफेक्ट लेके आ ही जाएगा फाइनेंशियल्स पे। डायरेक्टली मैं नहीं बोल रहा हूं इनका कंप्लायंस नहीं किया तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बराबर नहीं बन पाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में दिक्कत नहीं है, बट इनका नॉन कंप्लायंस की वजह से कोई ना कोई इनडायरेक्ट इंपैक्ट फाइनेंशियल्स पे जरूर आ सकता है। पहले वो लॉस थे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए ही मटेरियल थे, डिस्क्लोज करने के लिए ही मटेरियल थे। ये टू प्रिपेयर फाइनेंशियल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बट टू रन अ बिजनेस इंपॉर्टेंट है। तो इनडायरेक्टली फाइनेंशियल्स पे इनका भी इंपैक्ट आने वाला है। इस वजह से ही इन अदर लॉस के लिए भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, क्योंकि इनका इफेक्ट किस पे आने वाला है, फाइनेंशियल्स पे ही इनडायरेक्टली आएगा। इसलिए आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं इनको। इज दिस क्लियर टू यू? बट लॉ का लैंग्वेज
लैंग्वेज क्लियरली बोलता है, स्टैंडर्ड क्लियरली बोलता है, मे हैव अ मटेरियल इफेक्ट, मतलब उन सारे लॉज का कंफर्म इफेक्ट आएगा बोलना बहुत मुश्किल है। क्या आपको दो कैटेगरी समझा क्या? पक्का? आगे बढ़े क्या? देखो एग्जांपल क्या बोलता है, कंप्लायंस विद द टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग लाइसेंस, कंप्लायंस विद रेगुलेटरी सॉल्वेंसी रिक्वायरमेंट्स, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस, ये सब हमारे लिए क्या हो गए? एग्जांपल्स ऑफ अदर लॉज हो गए जो ऑब्वियसली बिजनेस करने के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इज दिस क्लियर टू यू? सर इनके रिगार्डिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? पॉइंट नंबर 7 इज अबाउट द रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर सेकेंड कैटेगरी। देखो रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या बोलता है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू दोज लॉज एंड रेगुलेशंस जिनका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है बट कंप्लायंस क्या है? फंडामेंटल है फॉर द ऑपरेटिंग एस्पेक्ट। सेकंड कैटेगरी का हेडिंग अलग रहेगा ये। देखो अब मेरे को रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, देखो द ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड टू अंडरटेकिंग स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर्स, जिससे बस मैं आइडेंटिफाई कर पाऊं नॉन कंप्लायंस है क्या, जिसका क्या आ सकता है? मटेरियल इफेक्ट। मतलब सर यहां पर लिमिटेड प्रोसीजर्स लगाने हैं जो बहुत ही स्पेसिफाइड रहेंगे, आप सब कुछ डिटेल में चेक नहीं कर सकते हो। नंबर 2 देखो, द ऑडिटर शैल परफॉर्म फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई, क्या ऐसे नॉन कंप्लायंसेस हो सकते हैं। देखो क्या प्रोसीजर लगाए, सबसे पहले बोल रहा है क्या? इंक्वायर विद द मैनेजमेंट एंड TCWG कि भाई इनका कंप्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ है, एंड सर इफ रिक्वायर्ड थोड़ा कॉरस्पॉन्डेंस मतलब कम्युनिकेशन चेक करो विद द रेलेवेंट लाइसेंसिंग और रेगुलेटरी अथॉरिटी। एक एग्जांपल सर, कंपनी बोलता है मैं NBFC है, मेरे पास में सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन RBI का, किधर है? समझ रहे, तूने अप्लाई किया था, तेरे को सर्टिफिकेट आया है कि दिखा देना भाई, मतलब कहना ऐसे कॉरस्पॉन्डेंस के अंदर को कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। कंपनी के पास में फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड लाइसेंस है, वो लाइसेंस किधर है, लाइसेंस वैलिड है कि नहीं है, परमिट वैलिड है कि नहीं है, कंपनी के नाम पे है कि नहीं है, लोकेशन वगैरह बराबर है कि नहीं है, उतना चेक किया, सब बराबर लगता है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब लिमिटेड, आपको ये नहीं देखना उन्होंने लाइसेंस क्या सोच के दिया, वो उन्होंने सोच के दिया, तुम्हारा काम ही नहीं। तुम्हारा काम क्या है, क्या वो एग्जिस्ट करता है, बस। मतलब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम लिमिटेड है, मतलब क्वेश्चनिंग भी जो है वो इतना ही रहेगा। अगर लेट्स से इफ रिन्यूअल का जरूरत है, रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन दिया कि नहीं दिया, नॉर्मली रिन्यूअल के एप्लीकेशन में कितने टाइम में रिन्यूअल होकर के आपको कॉपी आता है। जनरल अंडरस्टैंडिंग मुझे लेना है इन लॉज के रिगार्डिंग, मेरे को एक्सट्रीम डिटेल में चेकिंग करने का जरूरत नहीं है। नोटबुक में जाइए, अंडर अदर लॉज राइट डाउन पॉइंट नंबर B। Point number B. Auditor has limited responsibility regarding these laws, comma, he may perform specified audit procedures. He may perform specified audit procedures to identify non-compliances. He may perform specified audit procedures to identify non-compliances which may have a material effect. To identify non-compliances which may have a material effect. उतना ही स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा जिससे मैं आइडेंटिफाई कर पाऊं वो नॉन कंप्लायंसेस को जिनका मटेरियल इफेक्ट आ सकता है। पॉइंट नंबर C। पॉइंट नंबर C, ऑडिटर्स प्रोसीजर्स में इंक्लूड, ऑडिटर्स प्रोसीजर्स में इंक्लूड इंक्वायरी विद द मैनेजमेंट एंड TCWG, inquiry with the management and TCWG, comma, inspection of correspondence, inspection of correspondence with relevant licensing or regulatory authority, with relevant licensing or regulatory authority, etc. बस
वो स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर के एग्जांपल्स है पॉइंट नंबर 3 में कि भाई तो इंक्वायरी कर लेना एंड जो भी रेलेवेंट अथॉरिटी रहेगी उससे जो तेरा कम्युनिकेशन रहेंगे उतना चेक करके समझ लेना कि सब कुछ इन लाइन लग रहा है या नहीं लग रहा है। आगे वाले 2 पॉइंट टाइम पास है, खुद से पढ़ के देख लीजिए। ए और बी ही मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी था, सी एंड डी टाइम पास है। देखो नंबर सी में क्या बोलता है, कुछ ऐसे लॉज एंड रेगुलेशंस रहेंगे जिनके ऊपर पर्टिकुलर अटेंशन देना पड़ेगा क्योंकि उनका क्या हो सकता है, फंडामेंटल इफेक्ट आएगा मेरे बिजनेस पे। अरे वो लाइसेंसिंग का ही इंपैक्ट आएगा। नंबर डी देखो सर, नॉन कंप्लायंस ऑफ दोज लॉज एंड रेगुलेशन जिनका क्या आएगा, फंडामेंटल इफेक्ट आएगा। कैन आई से इससे शायद कंपनी के ऊपर गोइंग कंसर्न में इशू आ सकता है, कंपनी में हैव टू सीज देयर ऑपरेशंस। मतलब सर फंडामेंटल की एग्जांपल दे रहा है कि इतना मेजर इंपैक्ट आएगा कि शायद कंपनी धंधा कंटिन्यू भी ना कर पाए। इस वजह से ही ऑडिटर क्या कर रहा है, इंक्वायरी कर रहा है, कॉरस्पॉन्डेंस मतलब कम्युनिकेशंस वगैरह चेक कर रहा है कि भाई कोई नॉन कंप्लायंस तो नहीं है, क्योंकि सर इनका कोई ना कोई क्या आएगा, फंडामेंटल इफेक्ट आएगा ऑन द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। ये मैं ऑलरेडी पॉइंट नंबर 1 में लिख चुका हूं, वही रिपीटेड है सी एंड डी के अंदर। ये लिखने का कोई जरूरत नहीं है। तुमने अगर क्लियरली 3 पॉइंट लिखा जो मैंने लिखा है, पहला पॉइंट अदर लॉज एंड रेगुलेशंस है क्या, जिनका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है किसके ऊपर, ऑन द अमाउंट एंड डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट दे मे बी फंडामेंटल टू द ऑपरेटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। ये इंट्रोडक्शन हो गया। इनके रिगार्डिंग मेरी क्या है, लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर लगाओ टू आइडेंटिफाई दीज नॉन कंप्लायंसेस जिनका मटेरियल इफेक्ट आएगा। क्या प्रोसीजर लगाओगे, इंक्वायरी करो, कम्युनिकेशन जो हो रहा है बिटवीन अथॉरिटीज एंड द मैनेजमेंट वो चेक करो, इससे शायद आपको नॉन कंप्लायंसेस मिल जाएगा। ए बी एंड सी क्लियर है क्या, एकदम क्रिस्टल क्लियर कंटेंट है तुम्हारे पास में। फर्स्ट कैटेगरी सेकंड कैटेगरी दोनों कैटेगरी समझ में आना चाहिए, बराबर है। नोटबुक में जाओ, अब लिखो एक नोट, इट्स अ कॉमन नोट। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही आपने मेरे हिसाब से 2 पॉइंट लिख लिए, बराबर है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने 2 पॉइंट लिख लिए। पहला वाला पॉइंट था कि भाई प्रिवेंशन में नहीं कर पाऊंगा एंड इनहेरेंट लिमिटेशन की वजह से सारा डिटेक्शन में नहीं कर पाऊंगा। नंबर बी में एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अलग अलग कैटेगरीज के लिए। ये नोट लिख लीजिए या पॉइंट नंबर 3 लिख लीजिए, ये जनरल प्रोसीजर आएगा। राइट डाउन पॉइंट नंबर सी और नोट, वॉट एवर यू वॉन्ट, कोई दिक्कत नहीं है। Auditor should maintain attitude of professional skepticism throughout the audit. Maintain an attitude of professional skepticism throughout the audit. That is, he should remain alert. He should remain alert. Comma, he should also obtain a written representation. He should also obtain a written representation from the management and TCWG where appropriate. Written representation from the management and TCWG where appropriate. आ जाइए लास्ट 3 पॉइंट 8 9 10 खुद से पढ़िए, इमीडिएटली समझ में आएगा। सर ऑडिटर शुड रिमेन अलर्ट टू द पॉसिबिलिटी कि भाई अदर प्रोसीजर में लगाते जाऊं कि कहीं पर भी मुझे कोई भी इंस्टेंस मिलता है जहां पे नॉन कंप्लायंस मिल जाए या लगता है सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस हो सकता है। कैन आई से बॉटम लाइन, आई शुड मेंटेन अ एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिज्म थ्रू आउट द ऑडिट। क्वेश्चनिंग करते जाऊं, समझते जाऊं, कोई नॉन कंप्लायंस ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। एंड ऑब्वियसली मैंने मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी से प्रॉपर रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करना चाहिए कि जितने भी नॉन कंप्लायंसेस हैं उन्होंने ऑडिटर को बताए हैं, जो मैनेजमेंट को मिले हैं, एंड ऑब्वियसली उन नॉन कंप्लायंसेस के रिगार्डिंग उन्होंने क्या प्रोसीजर लगाए वो भी ऑडिटर को बताया है। देखो, द ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी टू प्रोवाइड अ रिटन रिप्रेजेंटेशन दैट ऑल नोन इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस जिनका इफेक्ट मटीरियल वगैरह हो सकता है हैव बीन डिस्क्लोज टू द ऑडिटर। SRWR लेने का खत्म हो गया ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैन आई से आपको पूरा एक एक वर्ड समझ में आया होगा, नॉट इवन अ सिंगल पॉइंट जहां पे तुमको कोई ट्रबल होना चाहिए। मेरे हिसाब से पूरा मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड बाय वर्ड आपको समझाया है, उतना लिखवा के भी दिया है जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन आ सकता है, ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट नंबर बी इंपॉर्टेंट है। कौन सा वाला, जो 2 कैटेगरी में डिवाइड करके हमने कंटेंट लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बोलो।
इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट तो चेक करना ही पड़ता है, बाद में क्या होता है हमको वैलिडिटी वगैरह पता होना चाहिए। तो मेरे वर्किंग पेपर्स में लिखा होता है ना दैट ये सर्टिफिकेट्स वगैरह एक्सपायर होने वाले ड्यूरिंग द ईयर, तो मेरे को अगले साल जो एक्सपायर होने वाले हैं उनको डिटेल में देखना ही चाहिए। जो सेम है मे बी इफ आई हैव दोज वर्किंग पेपर्स अलोंग विथ मी, वापस से रिपीटेडली परफॉर्म करने का जरूरत नहीं है। बराबर है, लॉजिकल एकदम। आगे बढ़े, चलो। हम्म 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 पेंडिंग लिटिगेशन की वजह से प्रोविजन एंड कंडीशन लाइबिलिटी आ सकता है। तो व्हाट हैपेंस, नॉन कंप्लायंस होगा, नॉन कंप्लायंस मैंने किया, इस वजह से मेरे को डिपार्टमेंट नोटिस देगा कि भाई तूने नॉन कंप्लायंस किया, बराबर है। अगर मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा, पेमेंट कर दूंगा तो बात खत्म। पेमेंट नहीं करूंगा, चैलेंज करूंगा उसको मैं, तो चैलेंज करूंगा मतलब कोई ना कोई कोर्ट ऑफ लॉ में चले जाएंगे। तो पेंडिंग लिटिगेशन की वजह से मेरे को देखना पड़ेगा कि भाई डिपार्टमेंट का जो भी रेस्पेक्टिव अथॉरिटी है उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्लाइंट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, लीगल एडवाइजर क्या बोल रहा है, इनका कितना ऑब्लिगेशन आ सकता है, अकॉर्डिंगली प्रोविजन एंड कंडीशन लाइबिलिटीज के डिस्क्लोजर्स होने चाहिए आइडियली। मतलब इट विल रिजल्ट इनटू लिटिगेशन इवेंचुअली, देन ओनली आई कैन कंसिडर द इंपैक्ट एज अ प्रोविजन एंड डिस्क्लोजर्स इन कंडीशन लाइबिलिटी। कुछ भी नहीं है अगर फॉर एग्जाम्पल, हाँ बराबर है, बराबर है। हम्म हम्म कुछ नहीं करता ऑडिटर, सिंपल है। अदर लॉस के अंदर सिंपल चीज है, कंपनी ने नॉन कंप्लायंस किया है, जो अथॉरिटी उसको पता ही नहीं चला नॉन कंप्लायंस है। फॉर एग्जांपल मैं मैनेजमेंट को बोलूंगा नॉन कंप्लायंस तुमने ठीक कर लेना चाहिए, मेरे वर्किंग पेपर में लिख दूंगा, और मैं मैनेजमेंट को ये भी बोलूंगा डब्ल्यू के अंदर कि भाई तुम लिख के दो ऐसे कुछ नॉन कंप्लायंसेस है, उनका कोई पोटेंशियल इफेक्ट आए उसके पहले आप चीजों को रेमेडी कर देंगे, ठीक कर देंगे आइडियली। ये उनसे भी लिखवा के ले लूंगा डब्ल्यू में, खुद के वर्किंग पेपर में लिख दूंगा, पर इनका फाइनेंशियल इफेक्ट तो मैं भी कंसिडर नहीं कर सकता ना, अनलेस डायरेक्टली विजिबल है इसका इतना पेनल्टी बनता है। तो मैं कंपनी को बोलूंगा तो प्रोविजन बना के रख, और अगर मेरे को ही नहीं पता पेनल्टी क्या बनती है, आई मे टेक द हेल्प ऑफ अ लीगल एडवाइजर, बट इफ नथिंग मेक सेंस आई कांट फोर्स देम टू मेक अ प्रोविजन, बिकॉज हमको भी नहीं पता ना इफेक्ट कितना आएगा। जहां विजिबल है तो बात अलग रहेगा। ठीक है, चलो आ जाओ अगले पेज में, पेज नंबर 2.23। अब देखो सिंपल चीज, नॉन कंप्लायंस मिलेगा तो क्या करना पड़ेगा, उस केस में प्रोसीजर क्या है, एंड अल्टीमेटली रिपोर्ट पे इंपैक्ट क्या है। दो ही चीज है, सिंपल चीज है। अगर मुझे नॉन कंप्लायंस मिलता है या लगता है नॉन कंप्लायंस हो सकता है, सबसे पहले व्हाट इज द नेचर ऑफ एक्ट जिसकी वजह से नॉन कंप्लायंस हुआ है। क्या ये पर्सन की वजह से नॉन कंप्लायंस हुआ है, प्रोसीजर की वजह से नॉन कंप्लायंस हुआ है, इज इट लुकिंग लाइक अ वन टाइम मिस्टेक, या एक रेकरिंग नॉन कंप्लायंस है। मतलब सर वो नॉन कंप्लायंस क्यों हुआ है, वो रीजन समझना जरूरी है, नेचर समझना जरूरी है, और ये सोचना जरूरी है इसका कितना इफेक्ट फाइनेंशियल्स पे आ सकता है। दैट इज माय पॉइंट नंबर 1। देखो, इफ ऑडिटर बिकम्स अवेयर ऑफ एनी इंफॉर्मेशन जिससे लगता है नॉन कंप्लायंस है या सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस हो सकता है, मुझे सर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा नेचर ऑफ एक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस जिनमें ये नॉन कंप्लायंस हुआ है, एंड इसका क्या पॉसिबल इफेक्ट है ऑन फाइनेंशियल। क्योंकि मेरे लिए अल्टीमेटली क्या है, 705 में तब जाऊंगा व्हेन देयर इज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और देयर इज अ पॉसिबल मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो सर नॉन कंप्लायंस क्यों हुआ है, किन सर्कमस्टेंसेस में हुआ है, कितना इफेक्ट है, ये जानना मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट नंबर 1 क्लियर टू यू? एकदम लॉजिकल है क्या? बराबर से पढ़ो वापस से, पॉइंट नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, आंसर में आ सकता है। अब ऑब्वियसली नॉन कंप्लायंस मिला है, विल आई डिस्कस दिस मैटर फर्दर इन डिटेल विद मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी? यस। अब दो ही सिचुएशन होगा, या तो मेरे को इन्फॉर्मेशन देगा या इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। देखो, इफ मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी डज नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, और मेरे जजमेंट में ये सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस क्या हो सकता है, मटीरियल, कैन आई इवन कंसिडर टू ऑब्टेन अ लीगल एडवाइस? यस। और सर अगर लगता है सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं ऑब्टेन किया जा सकता है, शुड आई कंसिडर इट्स इफेक्ट ऑन माय ऑडिट ओपिनियन? हाँ, तो आपने इवैल्यूएट करना चाहिए इसका इंप्लीकेशन क्या आएगा ऑन द अदर एस्पेक्ट्स, एंड अकॉर्डिंगली डब्ल्यूआर लेकर के अप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहिए। अप्रोप्रिएट एक्शन मतलब 705 में जाना चाहिए, अल्टीमेटली वही आने वाला है। नोटबुक में जाइए, राइट डाउन पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 1 था रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, पॉइंट नंबर 2 था रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। अब ये हेडिंग नंबर 3 है, ऑडिट प्रोसीजर्स when non-compliance is identified or suspected।
Audit procedure when a non-compliance is identified or suspected. Audit procedure when non-compliance is identified or suspected. Point number A, in case of an instance of non-compliance or a suspected non-compliance, in case of an instance of non-compliance or suspected non-compliance, auditor should bullet point understand. Auditor should, bullet point number 1, understand the nature of the act. Auditor should understand the nature of the act and circumstances in which it has occurred. Bullet point number 2, evaluate the possible effect on financial statements. Evaluate the possible effect on financial statements. ये आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा. ऑब्वियसली पॉइंट नंबर बी, डिस्कस इन डिटेल विथ मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी. लिख दो शॉर्टकट. पॉइंट नंबर बी, डिस्कस इन डिटेल विथ मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी. Discuss in detail with management and TCWG. Point number C, if auditor is not able to obtain sufficient and appropriate audit evidences, if auditor is not able to obtain sufficient and appropriate audit evidences, he may obtain legal advice and consider its implication on other aspects of audit and accordingly take appropriate action. आ जाओ, क्या एक्शन रहेगा? रिपोर्टिंग ऑफ आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड. अभी तक आप श्योर नहीं थे, अभी ये सब इंक्वायरी करने का था. अगर आप श्योर हो कि भाई नॉन कंप्लायंस है तो क्या करने का? सबसे पहले क्या करोगे? अगर नॉन कंप्लायंस लगता है, मैनेजमेंट से डिस्कस करोगे, बराबर है, उनका अंडरस्टैंडिंग समझेंगे. सर अगर लगता है मैनेजमेंट के साथ साथ टीसीडब्ल्यूजी को भी इन्वॉल्व करना चाहिए तो उनको भी इसके बारे में बताओगे. सर अगर लगता है टीसीडब्ल्यूजी के बियॉन्ड भी जाने का जरूरत है, आपको भी क्लैरिटी नहीं आ रहा है, कोई लीगल एडवाइस भी कंसिडर कर सकते हो. सब कुछ होने के बाद में अगर लगता है ये मटीरियल है, कैन आई गो टू 705? उतना ही लिखा है, पढ़ो, क्लोज करो. देखो, अनलेस ऑल ऑफ टीसीडब्ल्यूजी आर इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट, अगर वो है तो फिर रिपोर्ट करने का जरूरत नहीं है. अदरवाइज अगर टीसीडब्ल्यूजी अलग है, मैनेजमेंट अलग है, तो क्या हमने आइडेंटिफाइड या सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस जो सर मैनेजमेंट को कम्युनिकेट किए थे, क्या वो टीसीडब्ल्यूजी को भी कम्युनिकेट करने पड़ेंगे? यस, क्लियरली हमको टीसीडब्ल्यूजी को बताना पड़ेगा. नंबर 2, अगर ऑडिटर के जजमेंट में नॉन कंप्लायंस इंटेंशनल है, मटीरियल है, तो टीसीडब्ल्यूजी को एज सुन एज पॉसिबल बताना चाहिए. अगर सबसे इंटरेस्टिंग ऑडिटर को लगता है मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी खुद इन्वॉल्व है, तो मेरे को हायर लेवल अथॉरिटी पे जाना चाहिए, अगर एग्जिस्ट करता है. मेरे हिसाब से कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा. इंडिया में टीसीडब्ल्यूजी आपको पता चलेगा जब मैं आपको 260 पढ़ाऊंगा अगले स्टैंडर्ड में. टीसीडब्ल्यूजी वर्ड ना एक्चुअली में डिफाइंड नहीं है. ऐसा या ऐसे क्या बोलता है? एनी सेट ऑफ पीपल
जिनके पास में सबसे हाईएस्ट पॉसिबल अथॉरिटी है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस का, हाईएस्ट पॉसिबल अथॉरिटी है बिजनेस को बराबर से रन और मैनेज करने का। जनरली हमारे कंपनीज में वो ऑडिट कमिटी विच इज फॉर्म्ड आउट ऑफ डायरेक्टर्स, वो ही होता है आइडियली, या कोई सुपरवाइजरी कमिटी आप बोल दो, एग्जीक्यूटिव कमिटी बोल दो, अलग अलग वर्ड्स हैं, बट जनरली एज पर कंपनीज एक्ट द टर्म इज कॉल्ड एज ऑडिट कमिटी। उसमें जो हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं वो हाईएस्ट पॉसिबल अथॉरिटी है। अगर वो खुद इन्वॉल्व रहे, पहली बात तो ये रेयरली होगा, पर अगर वो खुद इन्वॉल्व रहे तो आपको लीगल एडवाइस लेके डायरेक्टली विड्रॉल ही कंसिडर करना पड़ेगा। मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, आई कैन गो टू ऑडिट कमिटी, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। देखो लास्ट में अगर ऐसा लगता है तो शायद देखो वेयर नो हायर अथॉरिटी एग्जिस्ट, और ऑडिटर को नहीं समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए, किसे रिपोर्ट करना चाहिए, कैन ऑडिटर ऑब्टेन अ लीगल एडवाइस? यस, सिंपल चीज। अगर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, टीसीडब्ल्यूजी इन्वॉल्व है, लुक फॉर अ हायर अथॉरिटी। हायर अथॉरिटी एक्चुअली में दो हो सकता है, नंबर वन या तो ऑडिट कमिटी जो अलग से नहीं बनाया, सुपरवाइजरी कमेटी अलग से बनाया हुआ है, या फिर कंपनी का पेरेंट कंपनी है तो पेरेंट कंपनी के जो ऑडिट कमेटी मेंबर्स है उनको इन्फॉर्म किया जा सकता है। पेरेंट कमेटी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, इनके ऊपर भी कोई नहीं है, लीगल एडवाइस ले लो। मेरे हिसाब से वो भी आंसर यही बोलने वाला है, कंसिडर विड्रॉल फ्रॉम द एंगेजमेंट, कुछ आप नहीं कर सकते हो। ये एक्सट्रीम केस हो गया है। आगे आइए, अगर सर ऐसा मिलता है तो क्या करेंगे? 705 ABC बस पढ़ो खुद से, तुम्हारे दो अलग अलग सिचुएशन। अगर मटेरियल में स्टेटमेंट मिल जाए तो आएगा क्वालिफाइड एंड एडवर्स, पॉसिबल मटेरियल में स्टेटमेंट लगता है तो आएगा क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर, वही लिखा हुआ है। रिपोर्टिंग वाले पार्ट में आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए, हम इतना डिटेल में 700 सीरीज पढ़ के आए हैं, ये सबसे आसान होना चाहिए। देखो मटेरियल इफेक्ट है तो सर क्वालिफाइड या एडवर्स। अगर मेरे को लगता है शायद, देखो ऑडिटर इज प्रिक्लूडेड, मतलब मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी इंफॉर्मेशन ही नहीं दे रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, और हमें लगता है इफेक्ट मे बी मटीरियल है, मतलब इज इट टॉकिंग अबाउट पॉसिबल मटीरियल में स्टेटमेंट्स, कैन आई गो टूवर्ड्स क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर? बराबर है सर। इफ देयर इज अ लिमिटेशन ऑन स्कोप, मतलब इनडायरेक्टली मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा है, इंफॉर्मेशन नहीं ऑब्टेन करने दिया जा रहा है, तब भी अल्टीमेटली पॉसिबल इफेक्ट होगा, या तो विड्रॉल कंसिडर करेगा, या ऑडिट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है तो डिस्क्लेमर देने के बारे में सोच सकता है। वही 705 आने वाला है। ABC एज इट इज 705 से कॉपी पेस्ट है, आप पढ़ सकते हो, उड़ा सकते हो, नथिंग ग्रेट देयर। डन। Last cheese, reporting non-compliance to regulatory and enforcement authorities. Obviously, sir, if there are non-compliances, if it's a banking company, I need to go to the regulator. If it's a government company, I may need to report to CAG. So there can be third parties जिनको मेरा प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा रिपोर्ट करने का, तो मुझे उनको बताना चाहिए। एंड ऑब्वियसली जो जो नॉन कंप्लायंसेस मिलते हैं, सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंसेस लगते हैं, वो इंसिडेंट्स, हमने क्या प्रोसीजर लगाए, कैसे उसका इम्पैक्ट कंसिडर किया, सब कुछ बराबर से डॉक्यूमेंट भी करना पड़ेगा। आखिरी दोनों पॉइंट एकदम टाइम पास है, नथिंग ग्रेट, बट रिपोर्टिंग वाला पार्ट फिर भी मेरे को आना चाहिए कि कैसे 705 पे अलग अलग सिचुएशंस आ सकती है। बट डोंट यू थिंक ये आखिरी के पार्ट एकदम लॉजिकल है? लाइक व्हेन यू रीड ओनली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। दैट इज व्हाई बार बार रिपोर्टिंग वाला चीज मैं लिखवाता नहीं हूं, बिकॉज मुझे लगता है हम 700 सीरीज काफी डिटेल में पढ़ के आए हैं। दिस मार्क्स द एंड ऑफ एसे 250। स्टार्टिंग वाला पॉइंट पढ़ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या था आपका एसे का, अब वो आपको समझ में आना ही चाहिए। देखो सर, हमारा काम है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना। अच्छा, किसके रिगार्डिंग? कि भाई कंपनी ने कंप्लाई किया है विद द लॉज एंड रेगुलेशंस। जनरली जिनका डायरेक्ट इफेक्ट आएगा उनके रिगार्डिंग तो हमें सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना ही होता है। अदर लॉस के रिगार्डिंग लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बराबर है कि नहीं है?
पॉइंट नंबर बी, सर देखो, टू परफॉर्म स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर अदर लॉज जिनका डायरेक्ट इफेक्ट शायद नहीं आएगा बट इनडायरेक्टली मटेरियल इफेक्ट आ सकता है। ऐसा लग रहा है ना, पहला डायरेक्ट इफेक्ट वाला पॉइंट लिख के दे दिया, नंबर बी में वो अदर लॉज वाला पॉइंट लिख के दे दिया स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर का। बराबर है क्या नहीं है? अरे वो दोनों रिपीटेड है, आपको समझा क्या? आपने जो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, एक कैटेगरी में लिखा था टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, दूसरे में लिखा था लिमिटेड प्रोसीजर लगाना है, दैट इज स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई नॉन कम। एज इट इज पॉइंट उठाए वो ऑब्जेक्टिव में लिखे हुए हैं। एंड नंबर सी, क्या हमें अगर नॉन कंप्लायंस मिलते तो कम्युनिकेट करके उसका इफेक्ट कंसिडर करना पड़ेगा? हाँ, to respond appropriately if we come across a non-compliance or suspected। respond appropriately मतलब discuss with management DCWG। अगर वो information नहीं देते हैं तो impact consider करना पड़ेगा, information देते हैं non-compliance से फिर भी impact consider करना पड़ेगा। Is objective making sense to you? वही नीचे स्कोप में लिखा हुआ रहेगा और वही डेफिनेशन में लिखा हुआ रहेगा, कुछ ग्रेट नहीं है, एकदम टाइम पास है। Is this clear to you? थोड़ा लॉजिकल लग रहा है? पक्का? इफेक्ट में आपको डायरेक्ट एंड अदर इफेक्ट ऑलरेडी बताया था। मतलब ऐसे स्टैंडर्ड्स को जब आप पूरा डिटेल में देखो, पहली बार पढ़ते वक्त टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। ऑनेस्टली इट इज अ रिक्वायरमेंट। एक बार टाइम स्पेंड किया, उस ऐसे को रिवाइज करने में 15 मिनट मैक्सिमम लगना चाहिए। अब सोचो, इस ऐसे को पढ़ने के लिए जाओगे, शुरुआत कहां से करोगे? मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट ऑल नॉन कंप्लायंसेस। इसलिए वो लोग क्या लगाएंगे? कुछ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स लगाएंगे, वो पढ़ूंगा खत्म हो जाएगा। ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सर मेरा ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मैं नॉन कंप्लायंस प्रिवेंट करूंगा, रादर मैं सारे डिटेक्ट भी करूं, ये भी शायद मुश्किल होगा बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस। बराबर है कि नहीं? तो सर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है क्या? तो इन्होंने दो कैटेगरीज में लॉ को डिवाइड किए हैं। पहले वाले जिनका डायरेक्ट इफेक्ट आएगा ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट एंड डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अदर लॉस जिनका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं आएगा बट क्या बिजनेस रन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसके रिगार्डिंग मेरे को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा। इसके रिगार्डिंग सिर्फ लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर लगाना है। एग्जांपल, इंक्वायरी करनी है, जो कम्युनिकेशन है आपके लाइसेंसिंग अथॉरिटी के साथ में या रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ में, वो कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करना है। आई नीड टू मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट। आई नीड टू ऑब्टेन रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट DCWG। ये सब मेरी ब्रॉडर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मुझे कोई नॉन कंप्लायंस मिलता है या लगता है नॉन कंप्लायंस हो सकता है, सर किस नेचर ऑफ एक्ट की वजह से हुआ है, किस सर्कमस्टेंसेस में हुआ है, इसका इफेक्ट मटेरियल है कि नहीं है, मैनेजमेंट DCWG से डिस्कस करूंगा। क्या वो और इंफॉर्मेशन देते कि नहीं देते? नहीं देते हैं तो उसका मैं इंपैक्ट कंसिडर करूंगा। इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट क्या आ सकता है? गलती मिलेगी तो क्वालिफाइड या एडवर्स, गलती नहीं मिलती है पर लगता है मटीरियल हो सकता है तो क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर। खत्म बात। अगर सर मैनेजमेंट खुद इन्वॉल्व है तो TCWG के पास जाऊंगा, TCWG खुद इन्वॉल्व है और हायर अथॉरिटी ढूंढने का ट्राई करूंगा, नहीं पता चलता है लीगल एडवाइजर के पास जाऊंगा। 250 ओवर। मतलब अगर आप जेन्युइनली खुद से बैठ के रिवाइज करने के लिए जाए, इट शुड नॉट टेक मोर देन 10 मिनट्स नाउ। एंड आई शुड नो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉलिसीज प्रोसीजर पे क्वेश्चन आएगा। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दो कैटेगरी, उसके अंदर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उधर क्वेश्चन आएगा। एंड थर्ड क्वेश्चन, अगर मुझे कोई नॉन कंप्लायंस मिल जाए या सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस लगता है, ये वाला क्वेश्चन, ऑडिट प्रोसीजर, इफ ऑडिटर आइडेंटिफाइज अ नॉन कंप्लायंस और अ सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस, तो मेरा आंसर क्या आएगा? इधर आपने कितने पॉइंट लिखे थे? ऑलरेडी 3 पॉइंट लिखे थे, बराबर है। थर्ड पॉइंट के एंड में मैंने एक वर्ड लिखा था क्या? इंपैक्ट ऑन ऑडिट ओपिनियन। थर्ड पॉइंट के एंड पे कि अगर आपको लगता है उसका इंप्लीकेशन कंसीडर करना चाहिए ऑन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट एंड अकॉर्डिंगली टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। अप्रोप्रिएट एक्शन के ब्रैकेट्स में लिखो इंपैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट एज पर 705। अकॉर्डिंगली टेक अप्रोप्रिएट एक्शन के ब्रैकेट्स में लिखो impact on audit report as per 705। मतलब I should be able to complete a 4 mark question। इसके बाद में 705 के ऊपर 2 पॉइंट लिख सकते हो कि भाई अगर गलतियां मिलती है जो मटेरियल है तो क्वालिफाइड या एडवर्स, गलतियां मिलती है पर मेरे को उसके रिगार्डिंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, पॉसिबल इफेक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर। मस्त 2 पॉइंट लिखने का, अप्रोप्रिएट एक्शन हो जाएगा। इज 250 क्लियर टू यू? We are done in extreme detail with essay 250।